नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सिजिल व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बाल शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान से शास्त्र से है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है दोस्तों, इसमें के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी भर्ती परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसमें से टोटल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आए होंगे। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहां पर जा सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक क्या चीज है? कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी या फिर विषय शिक्षक। यहाँ पर अभिप्रेरक मतलब मोटिवेटर कौन है दोस्तों? जो आपको मोटिवेट करके रखता है कक्षा में, है ना। विद्यालय, जो विद्यालय है वहां पर सर्वोत्तम मतलब मोटिवेशनल मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति कौन है? कक्षा शिक्षक होता है, प्रधान अध्यापक होता है, सहपाठी होता है या फिर विषय शिक्षक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो विषय शिक्षक है दोस्तों, वो आपको जैसे ही पढ़ाने के लिए आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनको मोटिवेट करते रहता है और उनके जो एक रुचिपूर्ण तरीके ढंग से पढ़ाने की वजह से जो बच्चा है वो क्या करता है, उसको इंटरेस्ट के साथ है वो पूरा पढ़ता है ना। और वो हमेशा अपने आप को आनंदित महसूस करता है और उसमें बच्चों की जो रुचि है वो जागृत होती है। तो इस वजह से जो सर्वोत्तम अभिप्रेरक के रूप में होता है वो विषय शिक्षक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित प्रमुख कारक क्या चीज है दोस्तों? पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। तो किस चीज की वजह से दोस्तों यहाँ पर बच्चों में प्रभावित होता है ना। तो शाला से संबंधित जो प्रमुख फैक्टर है वो क्या क्या चीज है? तो इसके लिए देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो सतत मूल्यांकन है वो बच्चों में जो भी जो लर्निंग एबिलिटीज होती है, जो कमियां होती है, उसको जानने का एक बहुत ही व्यापक तरीका होता है। मूल्यांकन के थ्रू दोस्तों, तो आप है जो बच्चे ने जो सिखाया गया है शिक्षक के द्वारा उसको कितना उन्होंने ग्रहण किया है, उसकी जानकारी, है ना। तो उसको प्रभाव करता है, किस प्रभावित करता है कौन? तो सतत मूल्यांकन के थ्रू है हम उसके बारे में जान सकते हैं। बच्चे ने की जो लर्निंग किया है वो कितना सारा किया है और उसमें से कितना उसको आता है, ये सब चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सतत मूल्यांकन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक होता है। किसके लिए होता है? शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों की वास्तविकता की जानकारी के लिए या फिर विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो व्यक्तित्व भेद है उसका ज्ञान जानने के लिए कौन सा वाला हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। जिस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं कोई भी चीज़ को, तो शिक्षक का काम क्या होता है? उनके अनुरूप है, जो कि क्या है, जो पाठ्यक्रम है उनको बताना सरलता पूर्वक है, सरल सरल और सहज तरीके से उसको समझाना और रुचिपूर्ण बनाना, जिससे बच्चा है क्या, उनको जो भी चीज़ सीखना है वो सीख सकते हैं। साथ में जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनको ध्यान में रखते हुए उनको क्या चीज़ है, जो शिक्षा है वो उनको देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। ये शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है, शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए 105 दिए है, 125 दिए, 80 दिए हैं और 150 दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि जो मानसिक बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है क्या होता है, ऊपर में मानसिक है ना, ये वाला होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे आपका होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा
होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला से आप उसकी बुद्धि लब्धि है निकाल सकते। तो मानसिक आयु कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 15 वर्ष दिए गए हैं, और आपका जो वास्तविक आयु है वो कितना दिया है, 12 वर्ष। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, आप काट सकते हैं। उसके बाद जो इसके जो निकलेगा है ना, वो हो जाएगा आपका 125 है, वो बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षक के उद्देश्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मूल्यांकन का एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, सीखने वाला होता है मतलब शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है शिक्षार्थी के लिए क्या होता है, पाठ्यक्रम है निर्माण के, और शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, तो ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। नैतिक मूल्य से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, या फिर स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वयं को आदर्श के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, जिससे विद्यार्थियों के जो नैतिक मूल्यों का विकास है उसको महत्वपूर्ण होता है ना। और इस विकास के लिए हमें क्या करना है, स्वयं के जो आदर्श के रूप में है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, ये जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन है करना है वो। तो कौन सा कथन है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो कथन सही है उसको यहाँ पर बताना है। तो एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बोलता है, अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी है, उसमें क्या बोला, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वत विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, और एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सही कथन है वो क्या चीज़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। अब कोई भी शिक्षक है वो क्या करे, कक्षा कक्षा में जा रहा है वहां पर शिक्षा देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसको एक शिक्षक का काम क्या होता है कि दोस्तों जिस टॉपिक से अगर वो पढ़ाना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है, तो उस टॉपिक में वो पहले से क्या है, उसको ज्ञान होना चाहिए। उसको हर बार उसके पढ़ाने के पहले उसको पूर्व तैयारी है वो कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, वो अब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके, बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सके। तो ये चीज़ है वो होना चाहिए शिक्षक में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, या फिर अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा है वो देना चाहिए, समावेशी शिक्षा से, जिसमें क्या है, जितने भी बच्चे कोई भी वर्ग, चाहे विकलांग हो चाहे वो श्रवण बाधित, सबको है उसको क्या करते हैं आप, सबको एक साथ बिठाकर है उसको शिक्षा देने के प्रयास करते हैं, और साथ में बहुकोटि के विन्यास द्वारा उसको क्या कहते हैं, शिक्षा देने का प्रयास है वो किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी वो है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, ऐसी शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य कक्ष में क्या करते हैं, शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न है वो क्या हो जाएगा आपका, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकर होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, या फिर निम्न उपलब्धि वाले। तो यहाँ पर जो अधिगम विकलांग मतलब लर्निंग एबिलिटी है उसकी क्या है, आपका लर्निंग में क्या है वो विकलांग है ना, सीखने में क्या है विकलांगता प्रदर्शित करते, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो हो जाएगा बिल्कुल सही, निम्न बुद्धि लब्धि वाले हैं वो होते हैं। अधिगम विकलांग से जो तात्पर्य होता है दोस्तों, मानसिक मंदता वाले बच्चों से है वो किया जाता है। जो
मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको ही क्या है यहाँ पर अधिगम विकलांग है वो कहा जाता है, क्योंकि उसमें न जल्दी से अन्य बच्चा है उनके द्वारा उसके जैसा है वो सीख नहीं सकता, उनसे पीछे हो जाता है और उसको हर चीज़ को समझने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार की जिसके में भी एबिलिटी है वो दिखाई देती है ना, वो है मंद बुद्धि का बालक की श्रेणी में आता है, मतलब निम्न बुद्धि लब्धि वाले वर्ग में आता है और इसी चीज को ही बोलते हैं अधिगम विकलांग है वो कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों ये यहाँ पर प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए पुरस्कार रुचिकर अभिकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप या फिर अधिगम कर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य का अधिगम कर्ता की परिपक्वता के स्तर के अनुरूप में होना चाहिए। है ना, जिस प्रकार से जो बच्चा है वो सीख रहा है उसके जो कक्षा कक्षा है ना उसी के आधार पर जो कक्षावार है उनका जो पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए और उनके आधार पर जो बच्चे जितने उम्र के हैं उनके आधार पर उनका जो शिक्षण कार्य है वो कराया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चा अच्छे से सीख सके और उसमें क्या है परिपक्वता है वो हासिल कर। तो उसका स्तर है वो कक्षा वाइज है वो होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर शरीर का विकास उसके अंगों इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सीखना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है किसके द्वारा है, रूसो का है, महात्मा गांधी के है, रविन्द्रनाथ टैगोर का या फिर फ्रोबेल ने कहा था। तो यह वाला जो कथन है दोस्तों उसको किसने कहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रोबेल के द्वारा है वो इस कथन को है वो दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता होती है। प्रतिभा संपन्न बालकों की जो नकारात्मक विशेषता है वो क्या होती है, प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। तो यहाँ पर तो गिफ्टेड चाइल्ड है दोस्तों, गिफ्टेड चाइल्ड है ना, गिफ्टेड चाइल्ड है उनमें क्या है जो नकारात्मक विशेषता होती है नेगेटिव पॉइंट है ना, वो क्या चीज़ होती है, नेगेटिव कैरेक्टर है वो क्या चीज़ होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न होना। क्यों, कई टाइम है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं दोस्तों बच्चे हैं है ना, वो लोग क्या करते हैं इसमें वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, कोई भी टॉपिक आप बता रहे हैं तो उसको ध्यान नहीं दे पाते, तो ये उनमें थोड़ा सा अस्थिरता है वो दिखाई देता है, यही इसका नेगेटिव पॉइंट के रूप में है वो आ जाएगा। बाकी जो गिफ्टेड बालक है उनमें क्या होते हैं बहुत ज़्यादा जो सोच है उनकी क्रिएटिविटी है बहुत ज़्यादा होती है और वो अन्य सामान्य बालकों से बहुत ही ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले, उनमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है, समझने सोचने समझने की क्षमता है वो अन्य बच्चों से ज़्यादा होता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कुछ ये होता है तो नकारात्मक चीज़ है वो क्या होता है अस्थिरता रह जाती है और साथ में अपन केंद्रित ध्यान को है वो केंद्रित नहीं कर पाते कई टाइम। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है मानकीकृत परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण किसे किया जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण से है वो किया जाता है ना, निदानात्मक परीक्षण है वो वहाँ से है इसको किया जा सकता है। क्योंकि जो निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य होता है दोस्तों बच्चों की समस्याओं की पहचान करना। यहाँ पर बच्चों में जो जो समस्या है उसको पहचान करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे और फिर उसको जो समस्या है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो यही इस वजह से यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण है वो करेक्ट हो जाएगा है ना। बुद्धि परीक्षण से बच्चे की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से एक पाठ्यक्रम में बच्चे के द्वारा कितने जानकारी लिए गए हैं उनका परीक्षण है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण से किया जाता है। यहाँ पर मानकीय परीक्षण से जो बालक है उनके परीक्षण है वो किया जाता है। तो ये सब चीज़ है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो ये वाला प्रश्न है निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिक बुद्धि या फिर विश्लेषण बुद्धि। तो
बहुबुद्धि का प्रकार नहीं बोला गया है दोस्तों। तो ये नहीं है तो उसमें क्या चीज़ आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्लेषण बुद्धि है वो बहुबुद्धि का प्रकार के रूप में नहीं आता है, क्योंकि जो गार्डनर ने दोस्तों बुद्धि संबंधी जो 8 योग्यताएं है बताया था, कितना 8 योग्यताएं हैं वो बताया गया था, जिसमें बुद्धि संबंधी योग्यताएं हैं वो कौन कौन से थे, 8 थे। तो पहला था आपका तार्किक गणितीय बुद्धि था, दूसरा स्थानिक बुद्धि था, तीसरा आपका शारीरिक गतिक बुद्धि है, चौथा सांगीतिक बुद्धि, पांचवा व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, और छठा है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, सातवां प्रकृति बुद्धि, और आठवां अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि किसके द्वारा बताया गया था, तो गार्डनर के अनुसार है वो बताया, गार्डनर के द्वारा ही इसको बताया गया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो विश्लेषण बुद्धि है वो इसमें नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह बच्चे जिनकी मानसिक एवं उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं, है ना? जिनकी मानसिक आयु उनके जो कालानुक्रमिक आयु से कम होती है तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिगम, अपंगता युक्त, या फिर मंदित बालक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? जो अगर मान लो कोई भी बालक है, उनकी जो मानसिक आयु है, अगर कोई भी बच्चा है उनकी क्या है 15 वर्ष का है, मान लो 15 वर्ष का है, तो ये उसकी वास्तविक आयु, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। तो ये इस किस श्रेणी में आएंगे, तो ये मंद बुद्धि की श्रेणी में है आएंगे, क्योंकि ये इनकी जो 15 वर्ष की उम्र में उसके पास जो क्षमता होनी चाहिए वो नहीं होता है, वो उस प्रकार के उस कक्षा की जो शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, और साथ में अपनी नीचे की जो कक्षा है उनमें भी जो उनके द्वारा जो सीखना चाहिए उसको भी वो सही तरीके से सीख नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक है वो मंदित बालक की श्रेणी में है वो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है, व्याख्यान प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र, या फिर खोज अधिगम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका खोज अधिगम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खोज अधिगम है जिसमें उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कोई भी बच्चा है उनको जो तथ्यात्मक चीज है देंगे तो उसको स्किल है, नॉलेज स्किल है, उसमें किस में बढ़ेगा, तो वो जैसे जैसे स्वयं वो करेगा, खोजेगा, है ना, सीखने का प्रयास करेगा, है ना, तो इसके तहत क्या हो जाएगा, जो बच्चा है उसमें जो ज्ञान है उनका विकास है वो होता जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका खोज अधिगम, स्वयं करके सीखो। चल अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपका 18वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो बच्चों को समझाकर अपनी पाठ्य योजना के उद्देश्यों को पूरा करें, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, या फिर बच्चों को अनुशासन सिखाएं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाना चाहिए, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया की किस सोपान के अंतर्गत आता है, तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन, या फिर सत्यापन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, उद्भवन। उद्भवन है ना, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस उद्भवन क्या होता है, तो उद्भवन का तात्पर्य किसी नए चीज का क्या होता है, खोज कर लेने से है वो होता है, तो इसका अर्थ है नए चीज को खोजना है, तो वो उद्भवन के अंतर्गत है। तो क्या कर रहा था, तो आर्किमिडीज है जब वो क्या करता है अपने टब में था, स्नान कर रहा था, है ना, तो उसी टाइम उसको सृजनात्मकता है की प्रक्रिया के सोपान है वो दिखाई दिया, और उन्होंने अपना जो जो समस्या था उसको सॉल्व है वो कर लिया था, है ना? चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, या फिर वैज्ञानिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर व्यवहारवादी है। पुरस्कार अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। वो क्या होता है, अधिगम का जो व्यवहारवादी उपागम की मुख्य विशेषता होती है वो क्या क्या चीज होते हैं। तो पहला होता है संज्ञानात्मक उपागम होता है। फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक उपागम है ना। दूसरा होता है मानवतावादी उपागम होता है। दूसरा क्या होता है, मानवतावादी उपागम होता है। और तीसरा होता है वैज्ञानिक उपागम होता है ना। तो ये तीनों उपागम है वो किसके अंतर्गत है, ये पुरस्कार के अधिगम में है, वो श्रेणी में है, वो आता है। संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम और वैज्ञानिक उपागम, है ना, ये व्यवहारवादी के अंतर्गत है, आता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।